तो आज की मीटिंग का टॉपिक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और सभी के लिए बहुत अच्छा है। और जब भी कभी कोई भी समस्या लाइफ में किसी भी बच्चे के साथ हो तो प्लीज इस मीटिंग को जरूर देखें। हो सकता है आज की मीटिंग हम सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो हम चलते हैं आज की पीपीटी की तरफ। जीवन के विभिन्न चरणों में मधुमेह, डायबिटीज मैनेजमेंट अक्रॉस डिफरेंट फेसेस। और इसके लिए हमारे जो आज के स्पीकर हैं, हमारे साथ हैं डॉक्टर श्रुति मैम, डॉक्टर श्रुति अरोड़ा। एक सर्टिफाइड डायबिटीज एजुकेटर भी हैं, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर भी हैं, और एक 2 साल की उम्र में आपके जो बच्चे हैं उनको डायबिटीज हुई थी और आज वो 8 साल के हैं। तो किस तरीके से उन्होंने बचपन से 8 साल के बच्चे के तो मैनेज करना उन्होंने अपने लाइफ एक्सपीरियंस में लीड किया ही है। सेकेंडली, एज ए डायबिटीज एजुकेटर सारी उम्र के बच्चे और उनको अच्छा गाइड किया है। तो आपको मालूम है कि किस तरीके से क्या क्या समस्याएं बीच में बच्चों की आए और कैसे वो उनसे आपने उनकी हेल्प करी उसको उससे ओवरकम होने के लिए, और किस तरीके से अपनी लाइफ को अच्छा तरीके से लीड कर रहे हैं। और आज के जो हमारे हीरो हैं वो है मिस्टर रोहन अरोड़ा। इनको काफी बच्चे शायद जानते भी हैं और टाइप 1 डायबिटीज कम्युनिटी में तो काफी पॉपुलर हैं रोहन अरोड़ा। और हम जो नहीं जानते उनके सामने भी आज हमें जानने का मौका मिलेगा कि कैसी आपकी जर्नी एक स्ट्रगल से एक सबके लिए यूजफुल रही, और आज आपके मिशन और विजन किस हिसाब से और किस पर्पस से चल रहे हैं। कि और एज ए दिया ब्लूम, जिसको हम डाया ब्लूम भी कह सकते हैं, एक डायबिटीज की किस तरीके से आपने उसके माध्यम से कम्युनिटी को सर्व कर रहे हैं या उनको सर्व किस किस एरिया में करना चाहते हैं। तो एज ए फाउंडर हैं आप दिया ब्लूम के, और आपका बहुत बहुत स्वागत है। पैनलिस्ट में जो हमारी सीरीज है आप उसमें देख सकते हैं, एक छोटी बच्ची है कशिश कनौजिया। ये काफी कम उम्र में हमारे पास योगदान फाउंडेशन से जुड़े थे। कशिश कनौजिया अभी ऑन गोइंग स्कूल है, तो इनसे पता लगेगा कि किस तरीके से वो अपने स्कूल को, अपने घर को, अपने सोशल एरियाज को मैनेज कर रहे हैं टाइप 1 के साथ। नमन है जिन्होंने स्कूल पास आउट किया है और एक एंटर कर रहे हैं एक नई बिगनिंग के लिए कॉलेज में। तो कॉलेज में क्या क्या वो मान के चल रहे हैं कि समस्याएं आ सकती हैं और कैसे उन्होंने अपने स्कूल को सक्सेसफुली क्रॉस किया, वो इसके बारे में बताएंगे। जितेश, जो एक स्कूल कॉलेज को क्रॉस करके अच्छे एक कैरियर को लीड कर रहे हैं, एक सक्सेसफुल लाइफ को लीड कर रहे हैं, और उनमें वाकई कोई समस्याओं का सामना किया तो उसको कैसे उन्होंने रिजॉल्व किया, सॉल्व किया, और अपनी टाइप 1 डायबिटीज को कभी कोई समस्या नहीं बनने दिया। एक और मुस्कुराता चेहरा हमारे साथ है मिस अमरजीत कौर का। काफी छोटी उम्र में इन्होंने योगदान फाउंडेशन ज्वाइन किया था और आज खुद एक अच्छी मदर हैं, वाइफ हैं, और घर में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एज ए पार्ट ऑफ मेंबर का अपने। तो एज ए बच्चे से और मदर तक का सफर आज विभिन्न चरणों का यही है हमारा मोटिव कि कैसे कैसे हम अपनी डायबिटीज को मैनेज करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल कभी ये ना सोचें कि लाइफ में किसी प्रकार की कोई समस्याएं हमारे जीवन में आने वाली सक्सेस को रोक लेंगी। तो आगे चलते हैं। मिस्टर रमी छाबड़ा, मिसेस बिंदिया छाबड़ा, जिनका योगदान फाउंडेशन को एक नया रूप देने के साथ साथ एक इसकी एक फाउंडेशन को 2009 में स्टेबल किया। और क्या कहें इनके बारे में कि क्या सोच थी इनकी कि उस वक्त जो 2 बच्चों से हमारी वाईडीएफ की जर्नी स्टार्ट हुई, और उन्होंने उसी वक्त प्लान कर लिया था कि हमने कम से कम कोशिश करनी है कि 1000 बच्चे योगदान फाउंडेशन के माध्यम से लाभ उठाएं और अपने जीवन में एक नया बदलाव लेके आए, ताकि वो सभी आने वाली पीढ़ियों के हीरो बने। और आज जो 2009 में 2 बच्चों से जर्नी स्टार्ट हुई थी, आज हमारे पास करीब करीब 800 से 900 बच्चे जुड़ चुके हैं योगदान फाउंडेशन से, जो इसका लाभ उठा रहे हैं। और आशा है कि ये ब्लेसिंग और ये सपोर्ट छाबड़ा फैमिलीज का योगदान फाउंडेशन को मिलता रहे और उनके सहयोग से फाउंडेशन और आगे बढ़ता रहे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर एंड मैम। नेक्स्ट स्लाइड। यस, तो आ जाते हैं हम अपने आज के हीरो की तरफ। तो आज हीरो है हमारे रोहन अरोड़ा सर। तो किस तरीके की आपकी जर्नी रही है और कैसे आपने अपने आज आज को किस तरीके से संभाला है। बच्चे और हम सब उत्सुक हैं इस चीज को जानने के लिए, क्या क्या आपके मिशन है। और क्योंकि आपकी आज जो हम देखते हैं कि फाउंडर ऑफ दिया ब्लूम्स,
तो एक अपनी जर्नी ही नहीं, अपनी स्टेबिलिटी नहीं, जो अपने साथ साथ बाकी कम्युनिटी मेंबर के बारे में सोचे और बाकी लोगों के बारे में सोचे, उनके जीवन का मोटिव ही अलग होता है। और उनके लिए अपनी डायबिटीज को मैनेज करना बहुत ही इजी टास्क होना चाहिए, तभी वो इस बड़ी सी जिम्मेदारी को उठा सकते हैं। अगर उन्होंने अपने आप को ही मान लिया कि ये टाइप 1 डायबिटीज को मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट है, तो हम ऐसे किसी मुकाम पे नहीं पहुंच सकते। तो आज जानेंगे उनसे उनकी लाइफ की जर्नी। तो मैं का धन्यवाद देना चाहूंगा अनिल जी का। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आप सभी बच्चों के साथ उनका हेल्प कर रहे हैं। और बहुत अच्छा लगा मुझे देख के आप सब जुड़े हैं आज। और हम सब लोग जानेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे आज की इस मीटिंग में। तो धन्यवाद देना चाहूंगा मैं अनिल जी का और योग ध्यान फाउंडेशन का, मेरे को यहाँ बुलाया एज ए हीरो और आपके साथ समक्ष अपने विचारों को बताने के लिए। तो मुझे डायबिटीज हुई थी 18 साल पहले। मेरी टाइप 1 डायबिटीज को 18 साल हो गए हैं। और तब मैं 18-19 साल का था जब मुझको डायबिटीज हुई थी। और पहले शुरू में काफी कुछ समझ नहीं आया। जब जैसा मैंने देखा होगा काफी बच्चों के साथ यही होता है कि शुरू में पता नहीं होता, माँ बाप भी थोड़े शॉक में होते हैं। हम लोग को भी समझने में काफी टाइम लग जाता है कि डायबिटीज हुआ कैसे, क्या हुआ। और मुझे तब इतना पता था कि सिर्फ इंसुलिन लेनी है। और मैं खाने के प्रति ध्यान नहीं देता था, मैं जो मिलता था वो खा लेता था और एक फिक्स डोज इंसुलिन ले लेता था, ज्यादा ध्यान नहीं रखता था। अब उसका हुआ ये कि मैं डीके में आ गया, मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। और 6 महीने बाद मैं फिर दोबारा डीके में आ गया क्योंकि मैंने ध्यान ही नहीं दिया। कभी कभी इंसुलिन भी मिस हो जाती थी, कभी कुछ, बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। तो उस चीज से मैंने सीखा कि ऐसे तो हम अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। हमको ध्यान अपना सबसे पहले रखना पड़ेगा क्योंकि बाकी लोग हैं आपकी मदद करने के लिए, डॉक्टर हैं, आपके दोस्त हैं, बहुत लोग सिखाने वाले हैं, लेकिन आपको खुद ही जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी अपनी डायबिटीज की सबसे पहले। तो वो मैंने लिया, मैंने समझा डायबिटीज को, मैंने कम्युनिटी के साथ जोड़ा, मैंने ढूंढा कि कौन कौन से लोग डायबिटीज के बारे में बात कर रहे हैं। मैं यूट्यूब पे गया, मैंने खुद देखा सुना, बहुत लोगों से जुड़ा, सीखा डायबिटीज के बारे में कि कैसे मैनेज करना है, क्या करना है, क्या खाना है, डायरी बनानी है कि कब कब इंजेक्शन लेना है, कितना यूनिट लेना है, खाना कैसे देखना है। वो सब देख के मेरी डायबिटीज काफी कंट्रोल में आ गई। और उसके बाद आपने सुना होगा कि जैसे बताते हैं ईच वन टीच वन। तो आप सब, मैंने शुरुआत एक बच्चे से की, मैंने किसी को बताया, अपने दोस्त को बताया, फिर उन्होंने कहा कि आप अच्छा बताते हैं, आप किसी और को भी बताइए। तो धीरे धीरे फिर अब हमारी कम्युनिटी में काफी बच्चे जुड़े हैं, काफी लोग जुड़े हैं हमारी कम्युनिटी में, और हम सबको डायबिटीज के बारे में सिखाते हैं। तो ये कम्युनिटी मैंने शुरू की थी, डाया ब्लूम। और इसका मतलब है डाया मतलब डायबिटीज, ब्लूम का मतलब है खिलना, खिलना, आगे बढ़ना। तो डायबिटीज का है टुगेदर वी ब्लूम, हम साथ मिलके खिलेंगे एक साथ। तो जैसे अनिल जी और बाकी सब लोग काम करते हैं, आप सब लोग यहाँ पर आए हैं, आपके मन में कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, आप सबको बताएं, सबसे पूछें। हम सबको साथ मिलके चलना है। मैंने शुरू में कोशिश की कि भाई मैं अकेले डायबिटीज से लड़ूंगा, मैं नहीं लड़ पाया। फिर मैंने लोगों से बात की। क्योंकि क्या होता है, आप किसी से, आप मेरे से बात करेंगे, मैं अपनी गलतियां बता पाऊंगा पिछले 18 साल में जो मैंने गलतियां करी हैं। मैं वो आपको बताऊंगा कि आप वो गलती दोबारा ना करें। तो मैं चाहूंगा कि आप भी अगर कोई सीख लेते हैं, यहाँ से कोई सीख लेते हैं, कहीं से भी सीख लेते हैं, आप जाके किसी और को जरूर बताएं कि भाई ये सीख है, आप ऐसा मत करो, आप इस चीज का ध्यान रखो। तो वो बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो हम डायब्लूम में हम जाके हॉस्पिटल्स में हम बताते हैं पेशेंट्स को। हम हमारी कम्युनिटी में 500 लोग जुड़े हैं, हम मीटअप्स करते हैं उनके साथ, स्कूल कॉलेजेस में, कॉर्पोरेट में, ओल्ड एज होम्स। और हम गेम्स भी बनाते हैं बच्चों के लिए, जिससे बच्चे गेम्स के थ्रू सीख पाए। वो मैं जरूर शेयर करूंगा आपके साथ। और अपने, मैं बस थोड़ा ये चाहूंगा कि 5 सीखें मैं आप लोग को देना चाहूंगा। मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहूंगा इसको, जो मैंने सीखा है। और मैं इसको कहानी के थ्रू आपको बताना चाहूंगा कि आप लोग सीख पाए। और एक चीज, उससे पहले एक चीज मैं जरूरी बात बताना चाहूंगा कि आप, जो मैंने सीखा है कि आपको हमेशा 1 घंटे पहले का प्लान आपको करना है। अगर आपको टाइप 1 डायबिटीज है, आपको पता होना चाहिए कि यार मैं 1 घंटे पहले खेलने जा रहा हूँ, या मैं 1 घंटे बाद खाना खा रहा हूँ, या मैं 1 घंटे बाद कुछ कर रहा हूँ। कभी भी आप कुछ भी स्पॉन्टेनियस करेंगे कि एकदम से कुछ खा लिया मैंने, एकदम से केला खा लिया,
या एकदम से मैं कहीं बाहर चला गया, खेलने चला गया, दौड़ भाग कर ली। तो आपको हमेशा समय से थोड़ा सा पहले आपको ध्यान रखना है उस चीज का कि मैं 1 घंटे बाद खेलने जाऊंगा, तो अच्छा ठीक है, इंसुलिन कम करनी है, क्या करना है, या कुछ खा के जाना है। कुछ एकदम से खा रहे हो तो नहीं, उसको रुको, पहले आप इंसुलिन लो, उसके थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद आप उसके बाद खाना खाओ। तो इस चीज का सब बच्चों को ध्यान रखना है। अच्छा, कछुए और खरगोश की कहानी सब किस किस बच्चे ने सुनी है? हाथ खड़ा कर सकते हैं। बस, तो ये कछुए और खरगोश की कहानी है। हम अपनी हेल्थ के ये दौड़ में दोनों दौड़े, कछुआ और खरगोश। ठीक है। तो कछुआ तो डिसिप्लिन था, कछुआ ने कहा चलो मैं रोज थोड़ा थोड़ा करूंगा, सीखूंगा, रोज शुगर चेक करूंगा। खरगोश ने सब कुछ करा, बहुत अच्छी दौड़ लगाई कि भाई मैं सब कुछ कर रहा हूँ, मेरी शुगर भी सही है, डॉक्टर को भी बता रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। बाद में जाके उसने बोला अरे सब कुछ सही तो चल रहा है, आज एक दिन इंसुलिन छोड़ देता हूँ, आज क्यों लेनी है इंसुलिन। चलो एक दिन छोड़ दिया, या एक दिन कुछ खा लिया बाजार का बहुत ज्यादा, फिर उसने कहा कि चलो आराम कर लेता हूँ इस दौड़ में थोड़ी देर। पर उसको तो नुकसान हो गया, जीत तो कछुआ गया। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपको कुछ चीज कंसिस्टेंसी रखनी है। आप अगर शुगर चेक कर रहे हैं, आपको रोज चेक करनी है। ऐसे नहीं करना कि एक दिन सब कुछ कर लिया और फिर चौथे पांचवें दिन सब मामला गोल, फिर कुछ करा ही नहीं। अगर आप सेट टाइमिंग रख रहे हो, सेट खा रहे हो, तो उसको लगातार करना है, छोड़ना नहीं है। ठीक है, इस कहानी से हम ये सीखते हैं। दूसरा, एक लोमड़ी थी। अब गजनी पिक्चर देखिए सबने, हाथ खड़ा करो किस किसने देखी है गजनी पिक्चर। बहुत अच्छे। तो गजनी लोमड़ी नाम था उसका। तो वो लोमड़ी सब कुछ करती थी, पर भूल जाती थी। 2-3 दिन बाद उससे कोई पूछेगा ना तुमने शुगर ली, करे अरे मेरे को तो याद नहीं, तुमने क्या खाया था 2 दिन पहले। लोमड़ी लोमड़ी बोलेगी मेरे को तो ध्यान नहीं। तो वो गजनी लोमड़ी नहीं बनना आपको, आपको सब कुछ डायरी में लिखना है। आप डॉक्टर के पास जाओगे, आपको एक हफ्ते पहले क्या खाया वो डायरी में लिखा होना चाहिए, कितना यूनिट लिया डायरी में लिखा होना चाहिए। हम सभी गजनी लोमड़ी की तरह हैं, हम सब भूल जाते हैं, मैं खुद भूल जाता हूँ। तो इस चीज से आपको ये सीख लेनी है, डायरी में सब कुछ लिखा होना चाहिए आपकी। लॉग बुक, डायरी, कुछ भी ऐसा हो वो डायरी में ना हो, मतलब वो रिकॉर्ड नहीं हुआ है, किसी को क्या पता। चुन्नू लोमड़ी नहीं बनना आपको। ठीक है। और एक और कहानी है, पिनोचियो। पिनोचियो किस किसने सुना है पिनोचियो के बारे में? हाँ। ये फोटो नहीं आ रहा है तुम्हारा। वो अपन एक हाँ, और तो फोटो भी। पिनोचियो क्या करता था, पिनोचियो बोलता था झूठ और उसकी नाक बड़ी हो जाती थी। तो मैंने भी बहुत झूठ बोले हैं कि हाँ इंसुलिन ले ली, हाँ मैंने कुछ नहीं खाया, जबकि चुपके से जाके मिठाई खा ली। ठीक है, अब किसी को पता ही नहीं क्यों शुगर बढ़ी है, क्या हो रहा है। अब पिनोचियो की तो नाक बड़ी हो जाती थी, हमारी तो नाक बड़ी नहीं होती, पर अंदर शरीर को नुकसान जरूर हो रहा है। तो इस चीज के बारे में बोलना कि कुछ आपने करा और उसका नुकसान नहीं होगा, शरीर को नुकसान होगा, तो हर बार पिनोचियो नहीं बनना, हमको बताना जरूर है। आप खा लो मिठाई, आप कुछ भी करना है, आपको अपने पेरेंट्स को या किसी को या लॉग बुक में लिखना है, छुपाना किसी चीज, किसी बच्चे ने नहीं है। ठीक है। और एक हाथी था, उसका नाम था गज्जू हाथी। ठीक है। उस हाथी का सब कुछ सही चल रहा था। वो हाथी बड़े आराम से बैठ गया कि यार मेरी तो शुगर सही चल रही है, और सब कुछ ठीक चल रहा है, खाना भी सही चल रहा है। हाथी ने चलना फिरना ही बंद कर दिया, वो आराम से सो गया घर पे। थोड़े दिन बाद देखा कि यार मेरी तो शुगर बढ़ गई। उसका कारण क्या है कि आपने अपने दिन के खेल कूद, वॉकिंग, इन चीजों को आपने बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं करना। मेरी ये सीख है, मैं रोज दिन के 10,000 स्टेप्स चलता ही चलता हूँ। पूरे दिन नहीं किया, काम है, मैं रात को जाके अपने 10,000 स्टेप्स पूरे करता हूँ। और आप बच्चे हैं, आप लोग तो काफी दौड़ भाग खेल कूद करते हैं, तो वो चीज का ध्यान रखना है कि आपकी सब कुछ सही है। खेल को नहीं छोड़ना, दौड़ भाग को नहीं छोड़ना, उस चीज का बिल्कुल ध्यान रखें। तो ये 5 सीखें हैं जो मैंने सोचा आपको कहानी के माध्यम से बताऊं, और इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपकी शुगर बिल्कुल सही रहेगी। और आपको कुछ भी परेशानी हो, आप जरूर डिस्कस करें, अपनी लॉग बुक बनाएं। और बस यही मैं आपको बोलना चाहता था आज। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। हाँ, तो आपकी ऑब्वियसली सभी बच्चों ने सुना होगा। और ये 5 जो बातें बताई हैं सर ने, जैसे कछुए की कहानी, हाथी की कहानी, एलिफेंट की कहानी, तो बेटा सबसे अच्छी चीज तो बताई सर ने कि उनको प्रॉब्लम क्या कर रही थी।
जैसा कि फिक्स डोज, तो फिक्स डोज किसी भी चीज का समाधान नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपको डॉक्टर ने किसी प्रकार से फिक्स डोज दी है तो वो इसलिए नहीं दी कि वो फिक्स पे रखना चाहते हैं आपको, वो आपको एनालाइज कर रहे हैं। तो हो सकता है वो रूटीन आपके लिए हफ्ते का चले, 15 दिन का चले, और 1 महीने तक खींच जाए। तो उस पे ये होता है कि आपकी बॉडी की वो थोड़ा सा जांच लिया जाएगी कहाँ पे क्या क्या रिएक्ट कर रही है। लेकिन उसके बाद अच्छा है कि आपको समझ आना चाहिए कि कैसे हमारी जितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम अपने इंसुलिन डोज को लें और अपने आप को मैनेज करने की कोशिश करें। तीसरा था उनका डीके। डीके सबों ने सोचा, सबों ने आई थिंक फेस किया ही होगा लाइफ में। डीके एक ऐसी समस्या है ना हमारी लाइफ की कि अगर कभी किसी प्रकार से हमें एडमिट होना पड़ता है तो हमारा हो सकता है कि 1 महीना एक तरीके से उसको एडजस्ट करने में ना खराब सा हो जाता है। तो हमें अपना टाइम किसी प्रकार से खराब नहीं करना है, और एक एक मिनट हमारे लिए जरूरी है। एक्सरसाइज का उन्होंने बताया, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि डायरी। डायरी आपकी अपनी अथॉरिटी, आपका अपना अधिकार है। उसके लिए जरूरी नहीं कि आपको एजुकेटर को दिखाने के लिए बनानी है या डॉक्टर को दिखाने के लिए बनानी है, हमने स्वयं को देखने के लिए बनानी है। जैसे गजनी के बारे में बताया कि वो बार बार भूल जाता था। तो हम अपने दिमाग पे स्ट्रेस नहीं डालना चाहते अपनी डायबिटीज मैनेजमेंट का। वो इस तरीके से रोल आउट होनी चाहिए कि वो हमें किसी भी कार्य में समस्या की तरह ना आए सामने, वो स्मूथली चलती रहे साइड में, ताकि हम अपने चीजों को अचीव कर लें। थैंक यू रोहन सर, बहुत अच्छा लगा। और आपकी फाउंडेशन बहुत अच्छा कार्य कर रही है। हमने लास्ट फाउंडेशन की मीटिंग आपकी जिम्स हॉस्पिटल की ज्वाइन की, और ये सबसे अच्छी चीज लगी कि आप सभी ऑर्गेनाइजेशन को साथ में लेकर के चल रहे हैं। ये नहीं है कि हमें इंडिविजुअली चलना है, और हमारा मेन मोटिव ही यही है हर फाउंडेशन का कि मिलकर के आगे बढ़े, तभी हम कॉर्नर ऑफ इंडिया या ग्लोबल लेवल पे काम कर सकते हैं। इंडिविजुअली कोई से लड़ नहीं सकता, चाहे वो खरगोश हो चाहे कछुआ हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू अनिल। और अब हम चलते हैं हमारे आज के स्पीकर डॉक्टर श्रुति अरोड़ा मैम, जिन्होंने एक ही नहीं काफी लाइफ्स को फेस किया है ड्यूरिंग एजुकेशन, और कैसे कैसे उनमें बदलाव आए हैं और किस तरीके से हम भी उनसे काफी कुछ सीख सकते हैं। तो प्लीज मैं आप बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा डॉक्टर श्रुति अरोड़ा मैम का। हेलो मैम बहुत एवरीवन। बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर, प्लीज थैंक यू प्लीज। सर। मुझे यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बहुत सारा बच्चे संडे को भी हमारे साथ जुड़ते हैं। प्लस जो हमारा एक बात करने का तरीका होता है वो बहुत पर्सनल और इनफॉर्मल होता है। तो मेरी बेटी जब 2 साल की थी तो उसको टाइप 1 डायबिटीज डायग्नोस हुई। और क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, अपनी नीड्स अपनी प्रॉब्लम्स कम्युनिकेट नहीं कर पाते, तो जनरली जब बच्चों की एज 3 साल से कम होती है उनका डायग्नोसिस मोस्ट ऑफ द टाइम डीकेए में ही होता है। बात इतनी बढ़ चुकी होती है, किसी भी नॉर्मल चाइल्ड स्पेशलिस्ट को समझ नहीं आता। तो मेरी बेटी का भी डायग्नोसिस डीके में ही हुआ, और फिर उसको इंसुलिन, उसकी बेसल बोलस थेरेपी स्टार्ट हुई। तो मेरा एक्सपीरियंस 2 साल की उम्र से लेकर अब तक एक तरह से प्री स्कूलर और फिर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के साथ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। तो जो भी मैं यहाँ पर आज शेयर करूंगी वो अपने अनुभव से करूंगी, कुछ भी थ्योरेटिकल या बुकिश नहीं होगा। तो जब बच्चा छोटा होता है उसकी इंसुलिन रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। प्लस कुछ उस एज ग्रुप के यूनिक चैलेंजेस होते हैं जो बहुत ध्यान से देखने होते हैं। इसीलिए किसी को भी बहुत छोटी उम्र में अगर डायग्नोसिस हो तो एक अच्छा पीडियाट्रिक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट चुने, एक डायबिटीज एजुकेटर से संपर्क रखें और रेगुलर फॉलोअप्स रखें ताकि बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट पर असर ना हो। जब पेरेंट्स को पता लगता है कि इतने छोटे बच्चे का डायग्नोसिस हुआ है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं। सबसे बड़ी बात है वो ऑल्टरनेट जगहें ढूंढते हैं जहां से उनको बच्चे को इंसुलिन ना देनी पड़े, टीका ना लगाना पड़े, प्रिक ना करना पड़े। वो स्टेज होती है जब मिस इन्फॉर्मेशन या गलत गाइडेंस से हम नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी के चक्कर में पड़ जाते हैं, और वहां से भी अपनी प्रॉफिट मेकिंग के लिए लोग हमें ये बोल देते हैं कि ठीक है इतने छोटे बच्चे में अगर आप परहेज करेंगे, ये चीजें फूड आइटम्स हटा देंगे तो शायद इंसुलिन नहीं लगानी पड़ेगी। ये एक आयुर्वेदा डॉक्टर होने के नाते इस मिस इन्फॉर्मेशन को मैं दूर करना चाहती हूँ। आयुर्वेदा में जो कोई पढ़ा लिखा आयुर्वेदिक डॉक्टर है उसको पता है कि टाइप 1 डायबिटीज का आयुर्वेद में कोई क्योर नहीं है।
क्योंकि ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यूनिटी ने मतलब हमारी अपनी ही बॉडी ने हमारी पेनक्रियाज में जो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं उनको खत्म कर दिया या खराब कर दिया। बेसिकली टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन डेफिशिएंसी है। अब अगर मेरी बच्ची को इंसुलिन डेफिशिएंसी है और मैं उसको नीम और हल्दी खिला रही हूं, तो उससे क्या होगा, बच्चे में इंसुलिन डेफिशिएंसी फिर भी रहेगी। अब अगर अगर जैसे हम चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं और हम डॉक्टर से सवाल पूछते हैं कि बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही, वेट नहीं बढ़ रहा, तो हम बोलेंगे कि डॉक्टर बोलेगा कि अगर गुड हाइट चाहिए, अच्छे दांत चाहिए, स्ट्रॉन्ग बोन्स चाहिए, तो आप उसको कैल्शियम दो। हम बोलेंगे ठीक है, कैल्शियम हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड है, हम ले लेते हैं। हमारे साथ हम उसको गलत तरीके से नहीं लेते, हम कैल्शियम को दवाई नहीं मानते। टाइप 1 डायबिटीज में एक ये गलती है कि लोग इंसुलिन को दवाई मान लेते हैं। हमारा बच्चा बीमार है, हमें दवाई लगानी पड़ती है। जब हम डायग्नोसिस से गुजरते हैं, सबसे बड़ी बात है हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि टाइप 1 डायबिटीज कैसे मैनेज होगी। अगर हम इंसुलिन को दवाई बोलेंगे, प्रिक को एक हैरासमेंट बोलेंगे, तो हमें बच्चे पे हमेशा तरस आता रहेगा। और ये बहुत एक वीक और खराब नजरिया है अपने बच्चे के बारे में सोचने का। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, डायग्नोसिस के टाइम हमेशा ये समझिए कि हमारे बच्चे में इंसुलिन डेफिशिएंसी है। इंसुलिन एक नेसेसरी हार्मोन है जो बॉडी में सिर्फ शुगर कम करने के लिए नहीं होता। उसकी एब्सेंस में बच्चे की ग्रोथ रुकती है और बाकी सारे फंक्शंस भी खराब होते हैं। इंसुलिन थायराइड की तरह, कैल्शियम की तरह, आयरन की तरह हमारी बॉडी का एक नेसेसरी हिस्सा है, जिसकी कमी से हमारे बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं। इंसुलिन को दवाई नहीं बोलना। अगर बच्चे में किसी चीज की कमी है और हम उसको पूरा कर रहे हैं, उसको सिर्फ आप इतना मानिए, जिससे कि हम पॉजिटिव सोचेंगे। इंसुलिन की कमी के अलावा हमारे बच्चे में कोई फिजिकल और मेंटल कमी नहीं है या कोई बीमारी नहीं। और इसमें सिर्फ हमने अपने मन से ये सोच दूर रखनी है, अगर कैल्शियम की गोली मिलती है, इंसुलिन की गोली नहीं मिलती, उसको सिर्फ हमें प्रिक करके लगाना पड़ता है। सारा झंझट, डर, स्टिग्मा सिर्फ इंसुलिन इंजेक्ट करने का है। टाइप 2 डायबिटीज सबको होती है, सबकी दादी नानी को होती है, बड़ी उम्र में हमारे पेरेंट्स को होती है। हम तो बहुत कैजुअली कहते हैं, ओहो मुझे डायबिटीज हो गई। क्यों? क्योंकि उसकी दवाई हमने मुंह से लेनी होती है। बट टाइप 1 डायबिटीज में ये फर्क है कि क्योंकि इंसुलिन ओरली काम नहीं करती और हमें इंजेक्ट करनी पड़ती है, तो हमने इसको छुपाना नहीं है, इससे घबराना नहीं है, ओपनली सबको बताना है। अगर हम डायग्नोसिस के टाइम ही बोलेंगे कि हमारे बच्चे को तो बहुत बड़ी बीमारी हो गई, या फिर हम छुपाते रहेंगे, वो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने का एक ज्यादा बड़ा और भयानक तरीका है, जिसमें अगर हम क्लियरली सच नहीं बोलेंगे तो कोई भी हमारे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, फैमिली कुछ भी हमारे बारे में एज्यूम कर लेगी, जिससे कि हम उनको भी इग्नोरेंस में रखेंगे। तो टाइप 1 डायबिटीज में स्पेशली इन्फेंट्स में या प्री स्कूलर्स में कुछ स्पेसिफिक चैलेंजेस होते हैं, जैसे खाना। जनरली डायबिटीज से पहले छोटे बच्चों को हम कार्बोहाइड्रेट डेंस फूड्स देते हैं, मीठा देते हैं, आलू देते हैं, सेरेलैक देते हैं, बॉर्नविटा देते हैं। उससे उन सबको ये खाने की आदत पड़ी होती है। डायग्नोसिस के टाइम सबसे पहले हमको अपनी डाइट चेंज करनी पड़ती है। हर एज ग्रुप में डायबिटीज मैनेजमेंट के 4 पिलर्स हैं, स्तंभ हैं, खंबे हैं, जिसके ऊपर हमारी डायबिटीज मैनेजमेंट टिकी हुई है। सबसे पहला आता है इंसुलिन, उसका सही टाइप और सही डोज जो आपको आपका पीडियाट्रिक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट ही बताएगा। और जैसे सर ने बोला, फिक्स डोजेस वर्क नहीं करेंगी। डिफरेंट लाइफ के स्टेजेस और एजेस में हमारी बॉडी की इंसुलिन रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। अगर हम इंसुलिन को दवाई या कोई गलत चीज मान के सिर्फ अपनी टाइम और एनर्जी इस पे लगाएंगे कि हमें कम से कम इंसुलिन लगे, तो ये हमारी डायबिटीज मैनेजमेंट की सबसे बड़ी गलती होगी। अगर हमारी बॉडी को 50 यूनिट्स चाहिए, ठीक है, और मैं अपने बच्चे को बोल रही हूँ 50 यूनिट्स तो बहुत ज्यादा है, मैं 25 से ही काम चला लेती हूँ, तो हम अपने बच्चे की ग्रोथ, हाइट,
वेट, ब्रेन की डेवलपमेंट, सब कुछ को खतरे में डाल रहे हैं। अगर मेरी बेटी ग्रो कर रही है, उसको ज्यादा भूख लगी है, वो बोले मम्मा अब जो वो 1 साल पे आधी रोटी खाती थी, अब अगर मैं 8 साल पे भी उसको बोलूं तू आधी ही रोटी खा, तो मैं ठीक कर रही हूं? ऐसे ही इंसुलिन हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। अगर 1 साल की उम्र में किसी को सिर्फ 5 यूनिट चाहिए, तो 10 साल की उम्र में उसको 30 चाहिए। अगर हम उसकी डोज जबरदस्ती कम रखेंगे, हमारे बच्चे की ग्रोथ नहीं होगी। इसलिए इंसुलिन सिर्फ ब्लड ग्लूकोज कम करने के लिए नहीं है, उसके बैकग्राउंड में थ्रू आउट द बॉडी बहुत ज्यादा फंक्शंस हैं, जिनको पूरा करने के लिए हमें राइट टाइप ऑफ इंसुलिन इन राइट क्वांटिटी चाहिए। और ये सिर्फ आपको आपका डॉक्टर ही बता सकता है। इसलिए खुद डोजिंग के हिसाब से एक्सपेरिमेंट खुद मत कीजिए, और किसी की देखा देखी अपनी इंसुलिन खुद चेंज मत कीजिए। दूसरी बात, ईटिंग में जनरली छोटे बच्चों की हम जिद मानते हैं। बच्चा अगर जो घर में बना हुआ है वो नहीं खाया, जल्दी से मम्मी ने कुछ और बना दिया, उस पे भी नाक मुंह बना दिया तो जल्दी से कुछ और बना दिया। इससे बच्चा फॉर्मेटिव ईयर्स में एक चीज सीख लेता है कि अगर मैं नखरा करूंगा तो मुझको मेरी मर्जी का खाना मिल जाएगा। इससे स्टार्टिंग में ही उसकी ईटिंग हैबिट्स खराब हो जाएंगी। वो हर अच्छे खाने को ना करके अपनी मर्जी का खाना मांगेगा, और उसकी मर्जी के खाने में जनरली जंक फूड होगा, ब्रेड होगी, आलू होगा, कुछ मीठा होगा। और क्योंकि पेरेंट्स को जब बच्चा डायग्नोसिस होता है, वो हमेशा उसको एक बेचारा मानते हैं, उसके साथ सिंपथाइज करते हैं। वो कहते हैं चलो इंसुलिन तो लग ही रही है, हम इसको ये दे देते हैं, कुछ नहीं। अगर स्टार्टिंग में ही हम एक गलत आदत बच्चे को इंट्रोड्यूस कर देंगे, तो वो बाद में छुड़ानी और बिहेवियर चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जहां पर पेरेंट्स का रोल बच्चे की फ्यूचर लाइफ और हेल्थ में आता है, वहां पर क्लीन हेल्दी ईटिंग बहुत जरूरी है टाइप 1 डायबिटीज की राइट मैनेजमेंट में। कोई भी ऐसा फूड नहीं है, कोई भी ऐसी डाइट नहीं है जिसको डायबिटिक डाइट कहते हैं। किसी भी महंगे एग्जॉटिक शुगर फ्री फूड की जरूरत नहीं है। नॉर्मल इंडियन डाइट जो हम घर में खाते हैं, उसको किस तरह खाना है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स और फाइबर का प्रोपोर्शन किस तरह अरेंज करना है, उसी से बहुत नॉर्मल खाने से भी 99 या 100% हमारी डायबिटीज बहुत अच्छी मैनेज होती है। बिल्कुल एक्स्ट्रा खर्चा करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी महंगा और आउट ऑफ सीजन या इंपोर्टेड लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा, खाने का एक रेगुलरली टाइम होना चाहिए, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, और ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में एक स्नैक, लंच और डिनर के बीच में एक स्नैक। थोड़ा थोड़ा बच्चे को ऑल द टाइम नहीं खिलाना, जिसको ग्रेजिंग बिहेवियर कहते हैं, कि हमारे बच्चे को भूख लगी होगी चलो खा लो, हमारे बच्चा वीक हो रहा होगा चलो खा लो, थोड़ा सा और दे देते हैं, बच्चे का वेट इंक्रीज हो जाएगा या हाइट बढ़ जाएगी। ये भी एक रॉन्ग ईटिंग पैटर्न है। जैसे एडल्ट्स खाते हैं, जैसे नॉर्मल लोग खाते हैं, 3 मेन मील्स, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और 2 स्नैक्स इनफ है छोटे बच्चों के लिए भी। क्योंकि अगर बच्चा थोड़ा 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 करके खाता रहेगा, मील टाइम पे उसको भूख नहीं होगी क्योंकि उसका पेट भरा होगा, प्लस हमें इंसुलिन की डोज डिसाइड करने में बहुत मुश्किल आएगी। हमने इंसुलिन की डोज को डिसाइड करना है फिजिकल एक्टिविटी, उस टाइम की ब्लड ग्लूकोज रीडिंग और खाने में जितने वो कार्ब्स खा रहा है उसके बेसिस पे। हमें बच्चे के रूटीन में पहले दिन से एक स्ट्रक्चर लाना है। बच्चे का टाइम क्या है, उसके खाने के कंटेंट्स क्या है, और वो कितना खेल रहा है। और स्पेशली ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी, नाना नानी, जिनको लगता है इतने छोटे उम्र में बीमारी लग गई, हमने पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी लैंग्वेज ठीक रखनी है। बच्चे को कोई बीमारी नहीं लगी, बच्चा खाने के लिए कोई दवाई नहीं ले रहा, बच्चा कुछ भी जो बच्चे को कुछ भी हेल्दी और अच्छा खाने की कोई मनाही नहीं है। बच्चे को सिर्फ जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड और जो किसी को भी नहीं खाना चाहिए उससे मना किया गया है। आम खा सकता है, केला खा सकता है, चावल खा सकता है, घी खा सकता है, दूध पी सकता है, क्या नहीं खा सकता? सिर्फ जंक फूड नहीं खा सकता।
तो इसमें ये तो अच्छा ही हुआ हमारे साथ, ठीक है। तो इसको हमने ब्लेसिंग मानना है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, मतलब एक तरह से हमारा भला हो गया। दूसरा, पेरेंट्स का बिहेवियर देखकर ही बच्चा अपनी एक इमेज फॉर्म करेगा या अपनी डायबिटीज और अपनी पर्सनालिटी को बनाएगा। अगर पेरेंट्स ऑल द टाइम बच्चे को स्ट्रेस्ड और वरिड लगेंगे तो बच्चा भी वो वाला बिहेवियर मिमिक करेगा या अपने पेरेंट्स से सीख लेगा, और वो भी एक नेगेटिव सेल्फ इमेज में पड़ जाएगा। इसलिए फ्रॉम डे वन बच्चे को हमने एम्पावर करना है कि उसको कुछ नहीं है, उसकी बॉडी में इंसुलिन डेफिशिएंसी है, वो सिर्फ इंसुलिन रिप्लेसमेंट ले रहा है, बाकी उसकी स्किल्स में, उसकी फिजिकल ग्रोथ में, उसकी मेंटल कैपेबिलिटीज में वो किसी से कम नहीं है। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस बच्चे को सिर्फ फैमिली और पेरेंट्स ही दे सकते हैं। इसीलिए पेरेंट्स का ठीक से सोचना और अपनी थिंकिंग ठीक रखना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। उसी से ही हमारा बच्चा नॉर्मल थिंकिंग में आएगा। कभी भी विक्टिम नहीं बनना, ना लाचार लगना है ना बेचारा लगना है, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो छोटे बच्चों को चाहिए वो है सीजीएम या सेंसर। क्यों? क्योंकि बच्चे जब फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, उनके खाने के टाइम इधर उधर होते हैं, उनकी ब्लड ग्लूकोज की रीडिंग्स में फ्लक्चुएशन होती है, कभी ऊपर जाती है कभी नीचे जाती है, कभी ऊपर जाती है कभी नीचे जाती है, और हम इतने छोटे बच्चे को बार बार फिंगर प्रिक से नहीं देख सकते। इसलिए डायग्नोसिस के टाइम ही सबसे पहले आप एक सेंसर का यूज कीजिए, जिससे आपको इंसुलिन कैसे काम करती है, बच्चा कौन सा फूड खाता है तो वो उसको कैसे रिएक्ट करता है, कितनी स्पाइक आती है, फिजिकल एक्टिविटी से ब्लड ग्लूकोज कितना लो होता है, हमें ये सारी चीजें ध्यान रखने में मदद मिलेगी। इसमें रोहन सर की बहुत अच्छा रेफरेंस है, गजनी लोमड़ी ना बनकर। अगर हमारे पास एक डायरी होगी, हमें एग्जैक्टली ट्रेंड्स पता होंगे। जिस दिन हमने ब्रेकफास्ट में पोहा खाया उस दिन क्या रिस्पॉन्स था, जिस दिन हमने बच्चे को रोटी दी उस दिन क्या रिस्पॉन्स था, जिस दिन हमने सूजी की इडली दी या रागी की इडली दी उस दिन बच्चे का ग्लूकोज कैसा रहा। हम हमेशा पेज पलट कर देख सकते हैं। उस टाइम पे अगर अगर मेरी बच्ची ने सुबह 9 बजे 2 यूनिट लगा के पोहा खाया तो 11 बजे उसकी शुगर थी 300, इसका मतलब मैं अलर्ट होंगी, या तो पोहे के साथ मुझको कुछ देना पड़ेगा या मुझको इंसुलिन की डोज बढ़ानी पड़ेगी। अगर मंडे को पोहा खा के अगले ट्यूसडे हमने पोहा खाया और हमें कोई रिकॉर्ड नहीं है, हम फिर भी गेस से ही इंसुलिन लगाएंगे। टाइप 1 डायबिटीज की सबसे खराब बात है हम अपनी डोज गेस करते हैं, तुक्का मारते हैं, कभी तुक्का लग गया कभी नहीं लगा। ये एक प्योर साइंस है, इसकी सारी कैलकुलेशंस है, फॉर्मूलाज हैं। जितनी जल्दी हम सीखेंगे हमारी डायबिटीज मैनेजमेंट बहुत अच्छी हो जाएगी और बहुत इजी हो जाएगी, और जो आधा स्ट्रेस होता है अपने ग्राफ को हाई और लो देखने का, वो सारा स्ट्रेस राइट मैनेजमेंट से खत्म हो जाएगा। दूसरी बात, कभी भी फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज से बच्चे को डिस्करेज नहीं करना कि इसको तो डायबिटीज है, इसमें तो जान ही नहीं है, इसको रेस्ट कराओ। ये सबसे गलत बात है। बच्चे को, बड़े को, किसी भी एज ग्रुप को, चाहे उसको डायबिटीज हो या ना हो, 60 to 90 मिनट्स की एक्सरसाइज एवरीडे रिकमेंडेड है। अगर हम ये करेंगे हमारी डायबिटीज मैनेजमेंट बहुत हद तक नेचुरली खुद ही ठीक हो जाएगी। तो हाइपो में भी जनरली ये होता है, जब लो ब्लड शुगर होती है तो पेरेंट्स को लगता है वैसे तो चॉकलेट टॉफी नहीं खा सकता मगर हाइपो में खा लेता है। उसमें हम दो गलतियां करते हैं। एक, हम बच्चे को ये कोरिलेशन या एक तरह से एसोसिएशन बना देते हैं, जैसी बच्चे की लो ब्लड शुगर होगी उसको जंक फूड मिलेगा। ये सबसे बड़ी गलती है। दूसरी बात, हम हाइपो मैनेजमेंट ही गलत कर देते हैं। अगर बच्चे की 65 शुगर है और मैंने उसको एक पूरी डेयरी मिल्क का बार पकड़ा दिया, तो उसकी ब्लड शुगर जहां 15 मिनट में सेफली 65 से 75 होनी चाहिए, वहां उसको बढ़ने में कम से कम 30 to 40 मिनट्स लगेंगे। उतनी देर हम ब्रेन को लो ब्लड ग्लूकोज में रख के रिस्क दे रहे हैं, हमारी ब्रेन में नेगेटिव असर पड़ रहा है।
दूसरा, जब हमने डेयरी मिल्क का पूरा एक बार पकड़ा दिया, बच्चे ने एंजॉय कर लिया, हमको पता ही नहीं हमने उसको कितने ग्राम शुगर दिया, उससे जहां 65 था वो रुकेगा जाकर 300 पर। ये कैसी हाइपो मैनेजमेंट हुई? हमने 65 का 85, सिर्फ 20 पॉइंट बढ़ाने थे, हमने तो 200 पॉइंट बढ़ा दिए। इसीलिए हाइपो मैनेजमेंट अलग है, जो एक तरीका है कि 15 ग्राम्स ग्लूकोज देकर 15 मिनट वेट करके एक 15 ग्राम का स्नैक देना है। टॉफी, चॉकलेट, जूस, बिस्किट, मिठाई का टाइम हम इससे अलग रखेंगे। हाइपो मैनेजमेंट में हमें सिर्फ ग्लूकोज चाहिए होता है। हाइपो मतलब लो ब्लड ग्लूकोज, उसकी पूर्ति या उसको करेक्शन हमने ग्लूकोज से करनी है, फैट या चॉकलेट टॉफी से नहीं करनी, क्योंकि उससे हम हाइपो को करेक्ट करने का टाइम बढ़ा रहे हैं और बच्चे को एक गलत आदत डाल रहे हैं। तो ये तो हो गया प्री स्कूलर्स वाली मैनेजमेंट। इसमें अगर डॉक्टर अनिल ने या रोहन सर ने कुछ ऐड करना है, आप प्लीज करें। बड़े सही जा रहे हैं। हमारे पास तो काफी ऐसे पॉइंट्स हम नोट करते जा रहे हैं श्रुति मैम आपकी, और आई थिंक सभी पेरेंट्स हैं ध्यान से सुने मैम को और ये सोचें कि वो आज के जो हमारे पैनलिस्ट हैं, हीरो हैं, वो सभी मुझे हीरो ही नजर आ रहे हैं और हीरो ऑफ द मंथ नहीं, हीरो ऑफ द लाइफ हैं। तो जब आप श्रुति मैम को सुन रहे हैं तो एज ए मदर सुने, और आपकी भी वही ड्यूटी है, वो श्रुति मैम भी वैसा ही अपने बच्चों के साथ मैनेज कर रहे हैं और आपको वही बता रहे हैं। तो ये सुनते हुए श्रुति मैम प्लीज कंटिन्यू। बड़े मैं तरीके से अगर सुन रहे हैं एक सभी यहाँ बच्चे पे को आपको। पॉइंट ऐड करूं, यस यस मैम। मैम। थोड़ा सा मैं 15 ग्राम को मॉडिफाई करना चाहती हूँ। एज वाइज जैसे श्रुति मैम के पॉइंट्स हैं कि 5 साल से कम 5 ग्राम, 10 साल से कम 10 ग्राम और 10 साल से ऊपर 15 ग्राम। जो 15 मिनट वेट करने का फंडा है वो तो हर एज पे है, पर 5, 10 और 15, बिकॉज कई बार हम वो 15 ग्राम का फॉर्मूला लेके हर एज के बच्चे को 15 ग्राम खिला देते हैं, तो फिर उससे भी शुगर बहुत हाई चली जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट Vacuum. पॉइंट। यस मैम, थैंक यू मैम। बस मैं एक छोटी बात और ऐड करना चाहूंगा सबके लिए कि हम कैसे पता लगाएं कि क्या चीज जंक है, क्या चीज जंक फूड नहीं है। आप अपने किचन में कुछ बना सकते हैं, वो जंक फूड नहीं है। कोई भी खाना जो आपके किचन में नहीं बन सकता वो जंक फूड है। उस चीज का ध्यान रखें आप बस। प्लीज गो अहेड श्रुति मैम। यस सर। पर उसके लिए मैं रोहन जी एक चीज फिर ऐड करूंगी कि ये बहुत अच्छा किया आपने ये नहीं कहा कि मम्मी को जो बनाना है घर किचन में, बिकॉज हर चीज मम्मियों पे आ जाती है कि मम्मी बैठ के सारा दिन किचन में रहें और कुछ काम जॉब को छोड़ दें या जो भी है। बिल्कुल पापा को बिल्कुल। कुक करना चाहिए, बच्चों को कुक करना चाहिए, सबको घर में कुक करना चाहिए, और फ्रिज का इस्तेमाल करें कि खूब सारी रोटियां बना के रख दें, रैप की तरह यूज करें। बट आई थिंक आपका डेफिनेशन की जो भी प्रोसेस्ड फूड है वो तकरीबन जंक फूड का ही राइट। रंग आ जाता है, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। थैंक यू। जी मैम। श्रुति मैम, मैं आपका एक पॉइंट यहाँ पे क्योंकि ऐड करना चाहूंगा, अंजू मैम भी साथ में है, तो मुझे एक बहुत अच्छी चीज लगी आपकी कि आपने कहा कि इंसुलिन खाली हमारी शुगर को मैनेजमेंट करने के लिए नहीं है, हमारे बाकी के ऑर्गन, बाकी की बॉडी के पार्ट्स की जरूरत है। तो बच्चों, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जितने भी सुन रहे हैं, क्या कोई चाहता है आप में से कि आपका कौन सा हिस्सा ब्रेन का अगर काम नहीं करे तो चल जाएगा? शायद सबका जवाब नो ही होगा, कि वो सब चाहते हैं कि हमारा ब्रेन पूरे अच्छी तरीके से काम करे। ब्रेन के फंक्शन हमें दिखाई देते हैं, जैसे हाथ का मूव करना, बोलना, देखना, चलना, सेंस करना, हर चीजें। तो ऐसे ही दूसरा ब्रेन है जो हमारी बॉडी के अंदर काम करता है, उसको हम अगर कहते हैं तो एंडोक्राइन ब्रेन कहते हैं, जो केमिकली हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है और अपने आप में करता है। आप रात को सोते हो, आपकी सांस चलती रहती है, आपके हार्ट बीट काम करती है, आपका खाने का डाइजेशन होता रहता है, आपके जब भी आप गुस्सा होते हो या कूल होते हो या हंसते हो, उसके हिसाब से आपकी बॉडी के मैकेनिज्म को मैनेज करता रहता है। ये सारा काम आपके हार्मोन्स का ही है, बहुत बड़ा रोल होता है। तो हार्मोन्स को खाली इंसुलिन लेकर के ही ना चलें कि सिर्फ हम अपनी शुगर को मैनेज कर रहे हैं, बहुत बड़ा रोल हमारे शरीर में प्ले करता है। तो उसका भी ध्यान करके टाइम से इंसुलिन देना हमारे लिए बहुत जरूरी पड़ जाता है। थैंक यू श्रुति मैम, प्लीज कंटिन्यू। यस।
नेक्स्ट एज ग्रुप आता है जब बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है। 5 साल की उम्र में उससे पहले प्री स्कूल जाता है या फिर स्कूल में एडमिशन लेता है। इसमें भी बहुत सारे पेरेंट्स को फियर्स होते हैं कि हम स्कूल में बताएं या ना बताएं। तो ऑलवेज बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। जब भी हम स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं, प्रॉपरली स्कूल अथॉरिटीज, मैनेजमेंट और प्रिंसिपल, क्लास टीचर को ऑनेस्टली और ट्रांसपेरेंटली बताएं कि हमारे बच्चे को टाइप 1 डायबिटीज है और उसकी ये रिक्वायरमेंट्स हैं। आपके डॉक्टर के थ्रू आपको एक डायबिटीज मैनेजमेंट प्लान मिल जाएगा जिसमें सारी डिटेल्स मेंशन्ड होंगी कि बच्चे को इंसुलिन किसने देनी है, कैसे देनी है, हाइपो मैनेजमेंट कैसे करनी है, इमरजेंसी में हाइपो किट में क्या क्या होने चाहिए, या खाने से पहले ब्लड शुगर चेक करना है, गेम पीरियड से पहले ब्लड शुगर चेक करना है। इसको बहुत इजी बताते हुए स्पाई ने एक आइडियाज करके एक वेंचर स्टार्ट किया है जिसमें टीचर्स और स्कूल में केयर गिवर्स के लिए डिटेल्ड हिंदी, इंग्लिश और सारी लैंग्वेजेस में एक प्रेजेंटेशन जो डॉक्टर्स ने ही दी है उसमें डिटेल में समझाया गया है टीचर्स को कि एक टाइप 1 डायबिटीज अगर किसी स्टूडेंट को हो जाती है डायग्नोसिस तो स्कूल में उसकी मैनेजमेंट कैसे करनी है। ऑल्सो एनसीपीसीआर, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स में सारे स्कूल अथॉरिटीज को ये डायरेक्शन दी गई हुई है कि एजुकेशन हर बच्चे का अधिकार है और कोई भी बच्चे को हम एडमिशन या स्कूल में बेसिक मेडिकल केयर प्रोवाइड करना सारे स्कूल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये सारे रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं और अगर स्कूल कुछ मना करता है या हमें प्रॉब्लम देता है तो हम ऑलवेज अवेलेबल हैं स्कूल अथॉरिटीज को ये समझाने के लिए कि टाइप 1 डायबिटीज के बच्चे की एडमिशन, पढ़ाई वैसे ही चलेगी जैसे दूसरे बच्चों की चलेगी, बट इसमें हमारी तरफ से कंट्रीब्यूशन ये होनी चाहिए, प्रॉपर डायबिटीज एजुकेशन लेकर हमको अपनी मैनेजमेंट खुद करनी आनी चाहिए। बच्चा अगर खुद इंसुलिन लगा सकता है, बच्चे को पता है कि क्या खाना है जिससे मैं ठीक रहूंगा, पेरेंट्स को पता है कि डोज एडजस्टमेंट कैसे करनी है, तो स्कूल को भी लगेगा, स्कूल भी कॉन्फिडेंट फील होगा कि ये बच्चा खुद ही इतनी अच्छी मैनेजमेंट कर रहा है तो हमको थोड़ी सी सपोर्ट देने की जरूरत है। बट अगर हम सारी गलतियां खुद करके एक हायर HbA1c में या रोज डेली हमारी फ्लक्चुएशंस बच्चे में ज्यादा होंगी क्योंकि उसकी डायबिटीज मैनेजमेंट फॉल्टी होगी, उससे अगर वो बार बार बीमार स्कूल में जाएगा या बच्चे को वहां पर कोई प्रॉब्लम हो गई तो स्कूल को उसको घर भेजना पड़ा, तो हम एक अपनी नेगेटिव इमेज स्कूल को प्रोवाइड करेंगे। इसलिए अपना होमवर्क, अपनी डायबिटीज मैनेजमेंट पूरी रखिए, स्कूल गोइंग बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं आती। एक और बात जो बहुत जरूरी है, हमने स्कूल में बच्चे को इंसुलिन लगवानी है। हमने कभी भी कुछ ऐसा नहीं करना कि बच्चा ब्रेकफास्ट में ही हाई डोज लगा के चला गया कि इसमें 2 घंटे के बाद की रिसेस का खाना भी कवर हो जाएगा। उससे हम बच्चे को रिस्क पे डाल रहे हैं एक हाई डोज लगाकर कि बच्चे का स्कूल में हाइपो हो जाए। उसके बाद इंसुलिन को ना लगाने के लिए हम बच्चे को टिफिन में कुछ भी देंगे जिसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होंगे, सिर्फ बॉइल्ड सब्जी दे दी या प्रोटीन दे दिया, उससे भी साइकोलॉजिकली बच्चे को 2 प्रॉब्लम्स होंगी। एक तो जितना ब्रेन को फ्यूल चाहिए फिजिकल एक्टिविटी और बच्चे को स्टडी को समझने के लिए वो उसको नहीं मिलेगा क्योंकि उसके टिफिन में कार्ब्स ही नहीं होंगे। दूसरी बात, जब बच्चा अपना टिफिन खोलेगा तो स्कूल में जितने भी उसके क्लासमेट्स है, जिस ग्रुप में वो खाना खाएगा, बच्चे उसको पॉइंट आउट करेंगे, ओए तू क्या लाया है, तू रोटी क्यों नहीं लाता, तू ब्रेड क्यों नहीं लाता, तेरा खाना इतना अजीब या अलग क्यों होता है। इससे बच्चा शर्माएगा और उसको एक कॉम्प्लेक्स डेवलप होगा। तो हमने अपने बच्चे को नॉर्मल मानकर उसकी स्कूल लाइफ भी एकदम नॉर्मल रखनी है। उसके लिए बहुत जरूरी है कि बच्चे को हम स्कूल में इंसुलिन लगाएं और उसको प्रॉपर खाना दें और इसको नॉर्मलाइज करें। क्लास में बैठ के बच्चा अपना ब्लड शुगर चेक करे, इंसुलिन लगाए, ताकि बाकी के क्लासमेट्स भी हैं उनको भी एक जनरल इंफॉर्मेशन हो कि टाइप 1 डायबिटीज क्या है और मेरे बेटे की या बेटी की क्या मेडिकल नीड्स है। उससे सारे बच्चे एम्पैथेटिक होंगे और उसका ध्यान रखेंगे। और अगर हम कुछ छुपाएंगे नहीं
तो बच्चा बुलिंग का टारगेट नहीं बनेगा, क्योंकि अगर किसी को पता ही नहीं कि किसी बच्चे के साथ क्या प्रॉब्लम है तो वो उसके बारे में कुछ भी सोच सकता है। और अगर सबको हमने क्लैरिटी दी हुई है कि हम इंसुलिन डेफिशिएंट हैं, हमें इंसुलिन चाहिए, हमें अपना खाना खाने से पहले इंसुलिन लगाना है, ब्लड ग्लूकोज चेक करना है, तो पहले एक हफ्ता हम हेसिटेट करेंगे या हमें कोई प्रॉब्लम आएगी, बाद में सबको ये नॉर्मल लगेगा। तो जितनी, अगर हम सही तरीके से ही, वेल बिगन इज हाफ डन, अगर शुरुआत ही ठीक से करेंगे तो आगे जाके हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसमें कशिश ने कुछ ऐड करना है? कशिश अभी 18 साल की है, स्कूल खत्म करके कॉलेज मतलब कोर्स कर रही है और मम्मी के काम में भी मदद कर रही है, मम्मी के साथ जॉब करती है। तो स्कूल में जब उसका डायग्नोसिस हुआ था 3 साल की उम्र पे, तो पहले 3 साल में हर दूसरे तीसरे महीने हाइपोग्लाइसीमिया या डीके में उसको एडमिट होना पड़ता था। शुगर टेस्टिंग थी नहीं, तो डोजेज अंधाधुंध लग रही थी। तो उसको फिर कुछ बीमारी हो गई, एक्सीडेंट हो गया, उससे एडमिट होना पड़ा मैक्स में। और उसके बाद आप ये समझिए कि 6 साल की उम्र से अब 18 साल, कितने 12 साल हो गए। आई थिंक कशिश एक भी बार एडमिशन नहीं हुआ ना आपका? मैम आप तो आई थिंक उसके बाद कभी एडमिशन नहीं हुआ और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी करी है, 12वीं भी पास करी है, स्कूल में नॉर्मल खाना लेके जाती हैं। और अभी परसों आई थी तो मुझे अपने जन्मदिन के लिए कुछ लेके भी गई थी, तो बहुत अच्छा लगा। कशिश मैम बहुत अच्छी बच्ची है। और स्कूल में कशिश आप सबसे अच्छी बात है कि स्कूल में ही बच्चे वॉलेंटियर करना स्टार्ट कर देते हैं वाईडीएफ के अंदर, और अब हमारी वॉलेंटियर टीम की बहुत अच्छी पार्ट बन चुकी है, काफी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। तो स्कूल अगर आपको याद हो तो पिछले साल वो जो वाइड RSSDI में परफॉर्मेंस किया था, जी जी करीबन जी 25 बच्चों ने 3-4 डांस के आइटम्स प्रेजेंट किए थे, जिसके लिए तैयारी करके गए थे ये सब बच्चे। तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था और सबने काफी सराहा, क्योंकि तब YDF का बिल्कुल झंडा हमने अच्छे से गाड़ा था कि देखो कितने अच्छे बच्चे परफॉर्मेंस करते हैं। तो बिल्कुल नॉर्मल लाइफ है। एंड आपको ये चीज नहीं करने की डर कि नानी के घर जाके रहें या क्लास ट्रिप पे गए हो या YDF के साथ डांस परफॉर्मेंस करना हो या कुछ भी करना हो, तो वो नॉर्मल चल सकता है, बस इंसुलिन लगाओ, काम पे चलो। बिल्कुल मैम। श्रुति मैम की एक बात मैं यहाँ पे और ऐड करना चाहूंगा कि जो कोई पेरेंट्स ऐसे हैं कि जो अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, तो उनको शायद कोई भी पेरेंट ऐसा नहीं जो सोचता हो कि स्कूल में भेजना गलत है। आप स्कूल में उसके भविष्य के लिए भेजते हैं, अच्छे के लिए भेजते हैं। कभी कभी बच्चा नखरे भी करता है, हो सकता है बीमार पड़ने का कभी कभी ड्रामा भी कर लेता है कि मैंने स्कूल नहीं जाना, लेकिन फिर भी आप उसके भविष्य को ध्यान में रखते हुए आप उसको स्कूल में भेजते हैं। ये अक्सर होता है। तो मैम की जो मैं बात बताना चाहूंगा कि जब बच्चे हाइपो या किसी भी वजह से अगर खाने में नखरे करें तो उनके नखरे पूरे ना करें, उनको एक सही न्यूट्रिटिव मटेरियल दें, खाने को अच्छा खाना दें। अगर वो अभी नहीं खाएगा तो बाद में खाएगा, थोड़ी देर में लगेगी, लेकिन उसके नखरे को उसकी वीकनेस ना बनाए, वरना वो आपको पता लग जाएगा, वो आपको समझ लेगा कि मेरे पापा मम्मी किस तरीके से मेरी बात मान लेते हैं, और वो फिर आपसे मनवाएगा। तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन उसको एक अच्छी गाइडेंस होनी चाहिए। तो अब चलते हैं स्कूल से थोड़ा हटके, जिन्होंने अभी रिसेंटली स्कूल पास किया है, हमारे नेशनल प्लेयर हैं, इंटरनेशनल की तैयारी है, उनका नाम सभी जानते हैं, नमन शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है नमन शर्मा, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर गुड फ्यूचर एंड कॉलेजेस। यस, कैसी रही आपकी जर्नी स्कूल की, और क्या आप सोचते हैं कॉलेज में? यस सर, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सर। सर स्कूल में तो जैसे स्टार्टिंग में तो थोड़ी डिफिकल्टीज आती थी, लाइक स्टार्टिंग में जैसे शुगर्स मेरी हाई रहती थी, सिंस मैं स्कूल में इंसुलिन नहीं लगाता था एंड इतनी नॉलेज नहीं थी। बट जैसे जैसे मुझे डॉक्टर्स के बारे में पता चला एंड मैं YDF में आता था, तो काफी सारे काउंसलिंग सेशंस होते थे, काफी नए नए डॉक्टर्स आते थे, काफी नए फ्रेंड्स एंड दोस्त बने मेरे। तो उन सब से मुझे पता चला कि जैसे श्रुति मैम ने बताया कि स्कूल में इंसुलिन लगाना, इसलिए
जरूरी है, ताकि हमारी जो ग्रोथ है वो अच्छे से हो सके, एंड जो हमारी बॉडी की नीड्स है, जो भी हमारी खाने से पूरी होती है, वो अच्छे से पूरी हो सके। एंड जैसे स्कूल में जो भी गेम्स पीरियड्स होते हैं या स्पोर्ट्स के पीरियड्स होते हैं, तो उसके टाइम पे भी सिंस हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है, तो हम इंसुलिन अगर लगाते हैं, तो हम जब अगर हमारी शुगर हाई होती है तब भी मैनेज कर पाएंगे स्कूल के टाइम पे। एंड अगर सीजीएम लगाते हैं तो वो और ही बेनिफिशियल होता है, सिंस हम पूरे अपने डे का ग्राफ उसमें देख पाते हैं अच्छे से। एंड फिर उसके हिसाब से हम अपने अगर हाइपर होती है तो फिर हम अपना इंजेक्शन ले सकते हैं, लो होती है तो हम अपनी हाइपोफिक्स से सारी चीजें करेक्ट करके ले सकते हैं। एंड जैसे सर हमने योगा कैंप भी करा था हमारे स्कूल में असेंबली के टाइम पे, तो उसमें भी मतलब काफी नॉलेज मिली एंड अवेयरनेस मिली मेरे स्कूल के टीचर्स को, एंड बाकी जो भी मेरे फ्रेंड्स थे, क्लासमेट्स थे, तो वो भी काफी हेल्पफुल रहा। एंड स्कूल के टाइम पे पिकनिक्स वगैरह भी होते थे, तो उस टाइम स्टार्टिंग में जैसे मैं छोटा था, तो मम्मी हो गई या स्कूल में जो मेडिकल मैम होती थी उन्हीं के साथ जाता था मैं। एंड जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, तो अब मैं इंसुलिन खुद लगाता हूँ, शुगर चेक भी खुद करता हूँ, एंड स्कूल में अपना अच्छे से फिर मैं अपना ध्यान रख देता था। एंड कोई भी जैसे कॉम्पिटिशन हो गए या कोई टूर्नामेंट्स वगैरह हो गए, तो उसमें भी मतलब काफी अच्छे से मेरा रहा, क्योंकि इंसुलिन अगर हमारे पास होता है तो काफी अच्छे से हमारा पूरे डे की शुगर जो है अच्छे से मैनेज हो सकती है स्कूल में भी। एंड मैंने कभी भी छुपाया नहीं स्कूल में कि डायबिटीज के बारे में। तो मैंने अपने सारे स्कूल फ्रेंड्स हो गए, मेरी टीचर्स हो गई, जो भी मेरे स्कूल का स्टाफ था, तो मैंने सबको बताया था। एंड इंसुलिन मैं अपना क्लास में ही अपनी शुगर चेक करके मैं अपना इंसुलिन मेडिकल रूम में जाके ले लेता था, तो उसमें भी स्कूल में ऐसी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत बढ़िया नमन, आपका स्कूल का लाइफ किस तरीके से इजीली ट्रैक पे आई। आपने जैसे बताया कि जब इंसुलिन लगाना स्टार्ट कर दिया, और कितना इजी हो जाता है ना जब हमारे मम्मी पापा और हमारा स्कूल का स्टाफ हमारे साथ सहयोग करते हैं। और जब हम एक हीरो वाली फीलिंग आती है जब हमारे सभी बच्चों को पता होता है स्कूल की कि टाई बना हो, तो वो हमारा सपोर्ट ही करते हैं। क्योंकि एक निंदा करने की भी एक समय सीमा होती है, इंसान करते करते थक जाता है कि कब तक सामने वाले की क्वालिटी को इग्नोर करेगा। और एक दिन आकर के उसको हीरो के रूम में एक्सेप्ट करता है, और उसके साथ फिर उठना बैठना भी बहुत अच्छा महसूस करता है। थैंक यू नमन। में मेरा रिक्वेस्ट तो हमेशा होता है, और पढ़ाते भी यही हैं, सिखाते भी यही हैं, सॉरी, कि आप इंसुलिन क्लास में लीजिए। मोस्ट स्कूल्स में ब्रेक 20-22 मिनट से ज्यादा नहीं होती, तो अगर मेडिकल रूम में जाके रोज लगाना पड़े तो बहुत टाइम लग जाता है। उसमें भी बच्चा भी अजीब महसूस करता है, टीचर्स को और बाकी स्टूडेंट्स को भी ये एहसास होता है कि मेडिकल रूम में जो बच्चा रोज जा रहा है, इसका मतलब उसको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, तो बहुत बीमार है। जबकि अगर आप क्लास में ही लगा रहे हो तो बड़ी नेचुरल सी चीज है, जैसे आपने चश्मा लगाया हुआ वैसे आपने घंटी बजते टीचर से इंसुलिन लेके सुबह गए, इंसुलिन की पोटली मैम को पकड़ा दी, और वहां से इंसुलिन लिया मैम से, घंटी बजते ही फटाफट इंसुलिन लगा के मैम को वापस पकड़ा दिया और निकल गए खेलने। उससे हर रोज बच्चों को याद हो जाता है कि हाँ, इसको डायबिटीज है, और अगर कभी शुगर ऊपर नीचे होगी तो मैम को बता देंगे कि मैम मुझे लगता है कि नमन की शुगर लो हो रही है, या मैम मुझे लगता है कि कशिश की शुगर लो हो रही है। तो वो बहुत सहारा मिल जाता है। इनफैक्ट 2 या 4 दिन से ज्यादा बच्चे नहीं चिढ़ाते, क्योंकि कोई फायदा नहीं होता ना, बच्चा रिएक्ट नहीं करता, पेरेंट्स रिएक्ट नहीं करते। 1-2 बार ऐसे भी एपिसोड्स हुए हैं कि एक लड़की क्लास 5 में स्पोर्ट्स जूनियर स्कूल में स्पोर्ट्स कैप्टन के लिए खड़ी हुई, तो उसका जो ओपोनेंट था उसने पूरे स्कूल में क्लास में बोल दिया कि इसको वोट मत करना, ये तो बीमार है। तो उसने जाके टीचर को बोला कि मैम ये ऐसी बातें कर रहा है स्टूडेंट्स के साथ। टीचर ने कहा मुझे भी डायबिटीज है तो क्या मैं बीमार हूँ, मुझे टीचिंग बंद कर देनी चाहिए? नो मैम, आप तो बहुत अच्छी टीचर हो। तो शी डिड गेट इलेक्टेड एज स्पोर्ट्स कैप्टन। तो मैम आज की जो हमारी मीटिंग है, और वॉलेंटियर योगदान फाउंडेशन के जितेश वाधवा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब वेल नोन फेस हो गए वाईटीएफ के अंदर, तो हम चाहते हैं कि आपको सभी जाने और देखें कि कुछ अचीव करना भी इतना कठिन नहीं है जितना सोच के हम अपने काफी समय को पीछे छोड़ देते हैं।
यस। और एक चीज मैं ऐड करूंगी जितेश के बोलने से कुछ पहले। जितेश से आप अमरजीत पे जाएंगे जो अ, थोड़ी बड़ी उम्र की हैं। और आज राजीव जी ने हमें ज्वाइन किया है। मिस्टर राजीव कक्कड़ सीनियर सिटीजन है। तो अनिल जी उनसे भी थोड़ा सा प्लीज बात में बिल्कुल मैम, पूछिए। ये तो हमारा पूरा जी, ये तो हमारा ये पूरा हमारे लिए कंप्लीट बहुत करेंगे ऑनर आज की का बात दिन। है कि राजीव जी ने ज्वाइन किया है। वी विल शेयर हिज एक्सपीरियंसेस आल्सो कि बड़ी थैंक यू उम्र में सो मच कैसे सर। डायबिटीज मैनेज कर सकते हैं। बिल्कुल मैम। यस जितेश प्लीज। Greetings everyone for our today's session. So I am Jitesh and मैंने अपना स्कूल पास आउट किया था, देन कॉलेज पास आउट किया था, and then currently I am in a corporate. So the major thing that I want to highlight is it's a long journey. हम सक्सेस और करियर के पीछे भागते हुए अपना हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं. सो एक मेजर गलती जो मैंने की थी, सो दैट वाज कि अ, मैं रात को जनरली ज़्यादा प्रेफर करता था कि रात को देर इज़ अ कंप्लीट साइलेंस. सो रात को अपना पढ़ के एंड अर्ली मॉर्निंग सोता था, और उसके बाद फिर अपना 9 साढ़े 9 बजे तक उठ के फ्रेशन अप होके कॉलेज. बट अगेन व्हाट आई सेड अर्लियर दैट इट इज़ अ लॉन्ग जर्नी. अगर आप जैसे 4 साल आप अपनी इंजीनियरिंग कर रहे हो या 3 साल के लिए आप अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हो, बैचलर्स कर रहे हो, सो द थिंग इज कि ठीक है, आप अगर ऐसे करोगे, अपनी हेल्थ के साथ थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज करोगे, सो ठीक है, आप 1 महीने तक कर लिया, मार्क्स अच्छे आ गए, ग्रेड्स अच्छे आ गए, 2 महीने तक, 3 महीने तक, बट एट द एंड जब आप प्लेसमेंट्स के लिए बैठोगे, देन यू शुड बी फिजिकली प्रेजेंट देयर. बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि यू शुड बी मेंटली प्रेजेंट देयर एज वेल. मैं फोन से ले लूंगी. सो हेल्थ इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. लेटर ऑन स्टार्टिंग के फिर 2 साल के बाद जब मुझे समझ में आया, तब मैंने अपना शेड्यूल चेंज किया था. सो यस, मतलब द ओनली थिंग दैट आई वांट टू से इज फोकस योर करियर, बट compromising with your health is not that much important. So you need to balance between both of them. करियर को भी देखना है, हेल्थ को भी देखना है. The only thing is just focus on your health. Career will definitely will grow. करियर के पीछे भागोगे हेल्थ को इग्नोर करके, दैट विल नॉट बी मच बेनिफिशियल. एट द एंड जब आप मान लो कंपनी का किसी का इंटरव्यू दे रहे हो, देर आर वेरी रेयर केसेस कि किसी का फर्स्ट टाइम में ही हो जाता है. जनरली 2-3 रिजेक्शंस आते हैं इंटरव्यूज में भी जब आप जाते हो तो. सो इंटरव्यू के टाइम पे जब आप वहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट हो और मन में चल रहा हो कि आज शुगर लेवल लो है, आज शुगर लेवल ज्यादा है, कीटोन्स आ रहे हैं, सो यू नो दैट विल इम्पैक्ट, दैट विल नॉट रिफ्लेक्ट योर गुड पर्सनैलिटी. So focus on both, and yes, that's it. Always follow your schedule, and yes, be disciplined. So that's all. थैंक यू जितेश। और सबसे अच्छी चीज आपको आपने जो बताया वो यही कि हमें हेल्थ पे फोकस रखना है। करियर की राह पे तो आप चल ही रहे हैं, उसके लिए तो आप स्टडी कर ही रहे हैं, उसके लिए आप अपने लाइफ को और अच्छा बेहतर बनाना है तो डिसिप्लिन जरूरी है। और इस तरीके से चलते हो, अगर इंटरव्यू के वक्त ही अगर आपकी हेल्थ सामने आ गई तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। तो हेल्थ इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब टाइम से दवाई लेना, खाना खाना, एक्सरसाइज करना, ये 3-4 चीजें ऐसी हैं जिनको टाइमली फॉलो करना। और साथ में सबसे अच्छा है कि आप अपनी हेल्थ के रिकॉर्ड्स और उस पे एक स्टार या गुड जो ले सकते हैं वो ले सकते हैं अपने डॉक्टर से। इसके लिए 3 महीने में एक बार, 4 महीने में, ये जैसे डॉक्टर आपको गाइड करते हैं उस हिसाब से एक बार डॉक्टर के साथ मीटअप करते रहें और अपने फ्यूचर प्लान भी उनके साथ डिस्कस करें, ताकि आपको उस पर्पज के लिए भी आपके डॉक्टर हर तरीके से सपोर्ट करें और तैयार करें। तो देखा किस तरीके से हमारी जर्नी 1 बाय 1 चल रही है और वो हमारे पास आ गई है आगे का पीरियड की जब इतनी अचीवमेंट्स के बाद सक्सेसफुली हम एक मैरिड लाइफ में एंटर करते हैं, शादी हो जाते हैं और फिर सोसाइटी के में एक अच्छा भागीदार मेंबर के रूप में उभरते हैं एज ए पेरेंट्स। तो कैसे तब हम अपनी डायबिटीज को मैनेज कर पाते हैं, इसके लिए मैं बुलाना चाहूंगा हमारे योगदान फाउंडेशन के वॉलेंटियर अमरजीत कौर को। अमरजीत कौर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जब मैं 17 इयर्स की थी, मैं लास्ट टाइम हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज हुई थी
ड्यू टू मेरे शुगर्स बहुत हाई हो गए थे। वो लास्ट 17 ईयर्स और आज मैं 37 ईयर्स की हूँ, 20 ईयर्स हो गए, टच वुड, एंड थैंक्स टू मी ऑल्सो कि मैंने कभी इस वजह से हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं लिया कि मेरी शुगर हाई हो गई है या मेरी शुगर लो हो गई। नेवर, 20 ईयर्स से कभी नहीं हुआ। और मेरा HbA1c हमेशा मैनेज रहता है 6.9 से। आई हैव कंप्लीट रिकॉर्ड 6.9 से 7.3। दिस इज लास्ट, मतलब इन 6.9 से 7.3 तक कंटिन्यू हर 3 महीने का रिकॉर्ड है मेरे पास कि ये कंटिन्यू सेम ही रहता है। ये 7.4 नहीं होता, ये 6.8 नहीं होता, ये 6.9 से 7.3 तक कंटिन्यू स्टे रहता है। तो सर मैं ये कहना चाहूंगी कि लाइफ है, भगवान ने इतनी अच्छी लाइफ दी है, इतने अच्छे लोगों का सपोर्ट दिया है, आप जैसे लोगों को इतना अच्छा सपोर्ट मिला है, इतनी अच्छी एडवाइजेस मिलती हैं, तो लाइफ बहुत अच्छे से जीनी चाहिए। अमर बाकी जी, 2 मिनट अपनी उस गुड़िया के बारे में बताओ। गुड़िया ने जब आपकी जिम्मेदारी गुड़िया के ऊपर आ गई, तब भी क्या कुछ चेंजेस आए? नहीं नहीं सर, मेरी बेटी अब 11 ईयर्स की हो गई है। जब वो पैदा हुई थी तो सर डर तो बहुत था, उस समय बहुत डिप्रेशन में थी मैं भी, कि बहुत डर था कि डॉक्टर से सबसे पहले बेटी को नहीं देखा था। मेरी बेटी मुझे एक दिन बाद मिली थी क्योंकि उसके सारे टेस्ट हो रहे थे। मुझे भी बाद में पता चला कि जैसे मैं डायबिटिक हूँ तो उसके भी सारे टेस्ट हुए, तो मुझे पूरे एक दिन बाद मिली थी, तो मुझे बहुत डर था इस चीज़ को लेके। पर जब डॉक्टर्स ने बोला कि ये सब ठीक है, कोई ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, तो सर बहुत ही अच्छा लगा। लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, मुझसे बहुत कुछ सीख रही है। क्या सीख रही है कि बच्चा ये सीख रहा है, मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है कि मैं अगर मैंने इस तरीके से चल रही हूँ तो मेरा बच्चा अच्छी लाइफ इसलिए सीख रहा है कि मम्मा टाइमली एक्सरसाइज करती हैं, मतलब हेल्दी फूड खाती हैं, बाहर का नहीं खाती। तो ये चीज़ देख के बच्चा अच्छी लाइफ जी रहा है और अपनी फ्रेंड से भी शेयर करती है। उसके फ्रेंड्स उससे पूछते हैं कि समायरा कि आप हाँ कभी भी अनहेल्दी फूड क्यों नहीं लेके आते हो स्कूल में, तो वो हमेशा बोलती है कि मेरी मम्मा कहती हैं कि हेल्दी फूड खाने से ही अच्छा होता है। मतलब वो बच्चों को ऐसे बोलती है कि मम्मा ने बोला है कि अगर आप हेल्दी फूड खाओगे तो ही आपको स्कूल में अलग अलग टीचर्स पार्टिसिपेंट्स करवाएंगे, अदरवाइज आप बीमार रहोगे। तो मतलब ये एक बच्चे की मेंटेलिटी है कि हेल्दी फूड खाना है और आपको हेल्दी रहना है। सर मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में, आप लोगों का सपोर्ट हमेशा बना रहता है, स्पेशली अनिल सर। मतलब लाइफ के जिस जिस फेस में मुझे आपकी जरूरत पड़ी है ना, आप मेरे बोलने से पहले आगे खड़े हो। थैंक यू सो मच सर, और सारे डॉक्टर्स का, सारे फ्रेंड्स का, पूरी टीम का थैंक यू सो मच सर। थैंक यू अमर जी। शायद इसीलिए अगर उनके पास सर वो आपकी वॉइस, आ रही है। हाँ जी सर, अब आई। हाँ, तो शायद इसीलिए योद्धा कहा जाता है हमारे ताइवान को, कि हर वक्त उनके पास वो सारा सामान होना चाहिए ताकि वो आने वाले समय में सारे युद्ध जीत सके जो भी उनके सामने एक समस्या के रूप में आते हैं। और इस योद्धा के पास जो उसके वेपन है वो है इंसुलिन, ग्लूकोमीटर और एक अच्छी डाइट और एक अच्छी एक्सरसाइज। तो आप राजीव जी, थोड़ा सा कि बताएं। अगर मैं थोड़ा सा बताऊं कि यस। इनको छोटी उम्र में डायबिटीज हो गया था, एंड 2021 में डॉक्टर वी मोहन का अवार्ड भी इनको मिला। दिल्ली से मिस उषा धीमन भी हैं सिमिलरली। दे आर नाउ इन देयर लेट 60s अर्ली 70s। तो आप समझ सकते हैं कि 50 से 60 साल का डायबिटीज एक्सपीरियंस कर रहे हैं और आराम से चल रहे हैं। राजीव जी ने नौकरी की है, उषा जी ने नौकरी की है। उषा इज नाउ रिटायर्ड, शी इज 68, 67 और 68, अभी 1 साल पहले रिटायर हुई। तो इट्स वेरी हार्टनिंग जब हम उनसे मिलते हैं कि यंग फिट हैं, बहुत अच्छा लगता है मिलके। आई थिंक उनका कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम हो रहा है। तो आज हमारे सामने बहुत अच्छी एक ताइवान की लाइफ जर्नी पेश हुई है। एक बचपन से एक एज ऐसी, जैसे मैम ने बताया, जिनको 60 साल डायबिटीज के साथ मैनेज करते हुआ है, तो हम जान सकते हैं कि हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम अच्छी तरीके से लीड कर सकते हैं और अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। और किसी भी परेशानी, अगर आपको कहीं भी बच्चों डर है, परेशानी है, तो ये मान के चलें उसमें
कहीं ना कोई एजुकेशन की कमी है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। छोटा सा रूटीन बताएं अपने बारे में, कैसे चल रहा है आपका और कैसे कर रहे हैं आप मैनेज? अच्छा सर, मेरा रूटीन बहुत अच्छा चल रहा है। टाइम पे इंसुलिन, टाइम पे फूड रोहन, एंड आवाज आ रही है मेरी? जॉगिंग अच्छी सी, मतलब टाइम पे उठना, टाइम पे सब कुछ करना, तो बहुत अच्छा चल रहा है मेरा रूटीन। एंड खाती हूँ तो कार्ब काउंटिंग करके, जैसे श्रुति मैम एंड अंजू विरवानी मैम ने हमको सिखाया था कि कार्ब काउंटिंग करते हैं, तो उसी के हिसाब से इंसुलिन लेते हैं, तो वैसा ही चल रहा है मेरा रूटीन। देखो कितनी बड़ी वाली स्माइल है जिया के चेहरे पे, और एक टाइवन के साथ जो ये बातें करते हैं ना कि बड़ा अच्छा चल रहा है, तो इसका मतलब उनसे हमें सीखना है कि मेरा क्यों नहीं चल रहा, क्या वजह है। तो मैं ऐसे बच्चों से मिलूं, ऐसे पेरेंट्स से मिलूं, ऐसे टीचर से, ऐसे एजुकेटर और अपने डॉक्टर से, उनको बताएं कि जिया जैसे बच्चे अगर इतने अच्छे तरीके से रह सकते हैं तो मैं क्यों नहीं रह सकता। ठीक है, डेफिनेटली वो आपकी लाइफ को भी जिया की तरह और अमरजीत की तरह और राजीव कक्कर की तरह एक लॉन्ग लीड और हेल्दी लाइफ के साथ मैनेज करना आपको बताएंगे। तो आज की मीटिंग बहुत अच्छी रही हमारी। इसमें आज कुछ कुछ पूछना चाहते हैं। सबसे अच्छी बात पता है कि जो मुझे लगी, कहते हैं कि 100 में से नंबर लेना, 200 में से नंबर लेना, वो इतनी जरूरी नहीं होता कि 100 में से 100, 200 में से 200। बात है कंसिस्टेंसी की। आज हमारे कम से कम 45 से 55 बच्चों ने ज्वाइन किया और पूरी मीटिंग को उन्होंने पूरे ध्यान से सुना और मीटिंग में बने रहे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे एक इंटरनेशनल हीरो है भूमिका खुराना, उन्होंने सभी बच्चों का, सभी पैनल का, स्पीकर्स का, सबका बहुत बहुत थैंक यू बोला है। थैंक यू रोहन सर, आप वाईडीएस के साथ जुड़े और आपने इतने ब्यूटीफुल एग्जांपल्स जो बच्चों को दिए जिससे वो और इजीली समझ पाए कि मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, कैसे हमें कंसिस्टेंट रहना चाहिए चीजों को लेके। हम रोज करें, थोड़ा थोड़ा करें, एक दिन में सारी चीजें ना करें। हम बेशक थोड़ा थोड़े बेबी स्टेप्स लेंगे तो हम जरूर बड़े होके हम एक अच्छे मैनेजमेंट, एक रोल मॉडल बन पाएंगे। थैंक यू सर, आप हमारे साथ जुड़े वाईडीएफ के साथ और हमारे को इतने अच्छे से डाइट, कॉपी और बच्चों को समझाया कि कितनी जरूरी है ये सारी बेसिक चीजें जब आप एक मैनेजमेंट, एक हेल्दी मैनेजमेंट की तरफ बढ़ते हैं। थैंक यू सर, आप हमारे साथ जुड़े वाईडीएफ के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू टू वाईडीएफ, थैंक यू अनिल ध्यान। और सबसे जरूरी, आप सब बच्चे ज्वाइन हुए हैं आज संडे को, तो ये जरूर आप हर संडे को आए जब भी पॉसिबल हो। थैंक यू श्रुति मैम। हमेशा ही आपको सुन के इतना अच्छा लगता है कि वो जो कन्वर्जेशन है, वो जो टॉक है, वो हमेशा चलती रहे इतने इजीली, इतने अच्छे तरीके से। आपने हर फेज को कैसे मैनेज करना है, हर छोटे से बड़े फेज तक कैसे बच्चों को मैनेज करना है, इसके बारे में आपने समझाया। आप यहाँ वाईडीएफ से कितने टाइम से जुड़े हुए हैं और हर बार उसी जोर से, उसी अच्छे तरीके से आप हमारे को समझाते हैं। थैंक यू मैम, आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू हिमानी। और अब समर वेकेशंस हैं, इसलिए अगर डायबिटीज मैनेजमेंट की रिवीजन करनी है, इंसुलिन करेक्शन फैक्टर, इंसुलिन टू कार्ब रेशो, कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग, तो ये अब राइट टाइम है कि थोड़ा सा लर्न करके, रिवाइज करके फिर अपना स्कूल रिज्यूम करें, ताकि स्कूल की मैनेजमेंट बेटर। अच्छी थी कि आपकी मैम बातें बड़े ध्यान से सुन रहे थे बच्चे। आप ही को कहना पड़ा कि अब किसी और की बारी आए। और पर मैं चाहूंगा कि आप हमारे बच्चों की भी तारीफ करें कि जब उनको पता है ना कि उनके मतलब की चीज है, तो देखिए वो छोड़ना नहीं चाहते। वो चाहते हैं उसको लर्न करना, समझना किसी भी तरीके से, और कितने बड़े शांत तरीके से उन्होंने उस चीज को लिया। तो सभी बच्चों का उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। स्पेशल थैंक्स मैम आपका। थैंक यू सर, थैंक यू so much for this opportunity. थैंक यू कशिश कनौजिया, जो आप हमारे साथ वाईडीएफ के साथ वॉलेंटियर, एज अ वॉलेंटियर, और इतने सारे बच्चों को इंस्पायर करते हैं कि कैसे स्कूल जाके मैनेज करना है और एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ अपने आप स्कूल को भी मैनेज कर सकते हो, घर में भी हेल्प कर सकते हो और बाकी सारे सेक्टर्स में भी अच्छे से ग्रो कर सकते हो। तो थैंक यू, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे ही वाईडीएफ के साथ जुड़े रहें। के लिए एक बात यही कहना चाहूंगा कि कशिश को मैंने जब आईटीएम में ज्वाइन करने से पहले एक न्यूज़पेपर में उसकी फोटो देखी थी, उसके बारे में पढ़ा था। अब वो चीज क्या है उसके बारे में हम तब बताएंगे जब कशिश एज ए हीरो हमें ज्वाइन करेगी नेक्स्ट टाइम। यस,
वाली। थैंक यू नमन। आप हमारे साथ एज अ वॉलेंटियर, और जब छोटे से बच्चे आए थे और उसके बाद कैसे पेरेंट्स भी वॉलेंटियरिंग करते हैं और एक साथ बच्चों को भी जोड़ रखा है, कितने बच्चों को गाइड करते हैं। इवन नमन एक रोल मॉडल है बच्चों के लिए कि कैसे स्पोर्ट्स में आगे जाना है, कैसे उसे इवन स्टडीज में भी नमन बहुत अच्छा है, उसने साइंस स्ट्रीम ले रखी है, तो कैसे उसने हर एक जो उसका सेक्टर है उसने इतने अच्छे से मैनेज कर रखा है, स्पोर्ट्स हो या स्टडी हो। तो वी रियली एडमायर यू, थैंक यू, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वॉलेंटियरिंग में आगे ऐसे हमारे साथ बने रहे। मानी सबसे पहले क्या होता था कि पेरेंट्स है ना बच्चों को कहीं भी ले जाने से डरते थे, चाहे वो गांव है चाहे कहीं और बाहर पिकनिक्स पे। लेकिन आपको बता दें कि नमन अकेला ही नेशनल और कई चैंपियनशिप खेलने गया है और उसको मैनेज किया है। तो इससे हमें पता लगता है कि हम अकेले कहीं भी जा सकते हैं अगर हमें अच्छी तरीके से मैनेज करना आता है, और हमारे पेरेंट्स भी बेफिक्र रहते हैं उसके लिए। थैंक यू हाँ जी नमन। सर। नमन जैसे सारे ही बच्चे अब बड़े ही अच्छे से अपने आप को मैनेज करते हैं। थैंक यू मिस्टर जितेश बाजवा, आप हमारे साथ काफी लंबे समय से एज अ वॉलेंटियर, और हर किसी भी वॉलेंटियर के लिए अगर आपको फोन किया जाए तो आप हमेशा सबसे आगे खड़े होते हैं, और कैसे अपनी लाइफ को लीड कर रहे हैं एक अच्छी जॉब के साथ, एक अच्छी लाइफस्टाइल के साथ, और सारे बच्चों को इंस्पायर करते हैं। थैंक यू, ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें वाईटीएफ के साथ। थैंक्स मनी। थैंक यू जितेश। एंड थैंक जितेश यू। वाधवा के लिए, जितेश वाधवा ने एक लाइन और खींच दी है सभी बच्चों के सामने, जो कि हमें बहुत अच्छा लगता है और हमारे दिल से टच होता है कि एक बच्चा जब एज ए स्टूडेंट वाईडीएफ के साथ जुड़ता है, उसकी लाइफ आगे स्टार्ट होती है, वो एज ए वॉलेंटियर वाईडीएफ के साथ कनेक्ट रहता है, फिर उसकी लाइफ स्टार्ट होती है, आगे बढ़ता है एज ए पेरेंट या सक्सेस होता है, और वो जो हर बच्चे का सपना है वो वाधवा जितेश के द्वारा पूरा हो रहा है कि वो आगे जाके वॉलेंटियर ही नहीं वाईडीएफ के साथ एज ए डोनर भी कनेक्ट हो। तो रिसेंटली उन्होंने एक डिसाइड किया है कि एक बच्चे को वो मंथली सपोर्ट कर रहे हैं और जिसमें उसकी डायबिटीज का सारा खर्चा है। तो मैं यही चाहूंगा कि देखो इन फ्यूचर अगर हम अच्छे स्टेबल होते हैं तो हमारी ये ड्यूटी सी भी बन जाती है कि किसी ना किसी फाउंडेशन के साथ कनेक्ट होके या बच्चे के साथ कनेक्ट होके खाली उसकी आपूर्ति ही पूरी ना करें, जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसके साथ कनेक्ट रहें, फॉलो अप रहें कि बच्चा वाकई सही राह पे जा रहा है और उसको गाइड करें। तो जितेश बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। Thank you, sir. Thank you, Afghan Foundation, for providing us this platform. And sir, मैं बस लास्ट में एक चीज हाईलाइट करना चाहूंगा that type 1 diabetes is not your limitation. Consider it as your opportunity. जहाँ बाकी बच्चे को एग्जामिनेशंस में नॉर्मल बच्चे को 3 घंटे मिलता है, आपको भी 3 ही घंटे मिलते हैं। सो इट इज अ अपॉर्चुनिटी कि आप अपने ब्रेन को उस तरह से ट्रेन करें, इतना फास्ट बनाए दैट क्वेश्चन आया तो सीधा आंसर है, सोचने में टाइम वेस्ट नहीं करना। तो ट्रेन योर ब्रेन फास्ट। सो कंसिडर इट एज अ अपॉर्चुनिटी, आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है एंड इट इज नॉट अ लिमिटेशन। खुल के आगे बढ़ो। यस, दैट्स ऑल द बेस्ट एवरीवन। डेफिनेटली। थैंक यू। थैंक यू जितेश। थैंक यू अमरजीत मैम, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं इतने लंबे समय से। और जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी और जब मुझे पता चला कि आपकी एक डॉटर भी है, तो मैं बहुत शॉक थी और इतनी सरप्राइज थी कि इतनी फिट हो आप और इतने अच्छे से अपने आप को मैनेज करके, और एक मैरिड लाइफ को भी आप इतने अच्छे से लीड कर रहे हैं। तो ये वाला आई थिंक पार्ट सबको ही अच्छा रहेगा कि कैसे हम एक स्कूल और कॉलेज और उसके बाद जो मैरिड लाइफ जो बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाती है, उसको आपने कितने ब्यूटीफुली फेस करा और कितने ब्यूटीफुली हैंडल करके उसको लीड कर रहे हैं। थैंक यू, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ऐसी वॉलेंटियरिंग और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें। Thank you so much, Sunil sir. Thank you so much, Himani, for your beautiful compliment. Thank you. आप सबके रोल मॉडल बनते जा रहे हैं, ठीक है, और बहुत आशाएं हैं सभी को आपसे, आप पे जिम्मेदारी काफी आ गई है सभी बच्चों की, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, और इसी तरीके से हैप्पीली लीड करें आप अपने सभी और आगे की लाइफ को भी। Yes. एंड लास्ट में मैं अंजू मैम का भी थैंक यू करना चाहती हूँ। जैसे कि सबको बताइए, अंजू मैम वाईडीएफ की एक मदर। अंजू के साथ राजीव जी भी। हाँ, राजीव सर को भी हम अच्छे से एक बारी उनको बुला के हम सारी उनकी जर्नी एक बारी सर की सुनेंगे, क्योंकि आज हम सर से अच्छे से कनेक्ट नहीं हो पाए। अंजू मैम के लिए आई थैंक यू थिंक मैम। आप यस, अपनी काफी चीजें हैं जो हमने राजीव सर से सीखनी है, और अंजू मैम ने भी काफी कोशिश किया उनको कनेक्ट करने का, पर वो है कि डिवाइस और इंटरनेट कभी कभी एक डिस्कॉन्टिन्यूएशन पैदा कर देता है, लेकिन हम
नेक्स्ट टाइम पे उनको एज ए पैनल में स्पेशल रखेंगे ताकि हम उनसे काफी कुछ सीख सकें। एंड थैंक यू अंजू मैम, आप हर तरीके से, आई थिंक मैं ये सोचने लगा था कि वाईडीएफ के ही साथ आप हर तरीके से साथ में रहते हैं, लेकिन नहीं, जहां भी आपको लगता है कि टाइप 1 वाली बात आ जाती है, आपको मैंने देखा है कि हर चीज को बड़े अच्छे तरीके से वहां पे हैंडल करते हैं और सामने आके सब बच्चों की हमारी जैसे ऑर्गेनाइजेशन की काफी बड़ी ताकत बनते हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम आप। थैंक यू। तो थैंक यू हिमानी एंड थैंक यू you, sir. सिद्धार्थ, मीटिंग को अच्छी तरीके से मैनेज किया आपने। जी, आखिर में अनिल जी को तो थैंक यू कर दें। थैंक यू मैम, Thank मुझे you, तो sir. बस थैंक यू सर। थैंक यू सभी बच्चों का प्यार और जो साथ मिल रहा है वो मेरे को लगने ही नहीं देता कि कहीं से कोई टायर्डनेस मेरे को किलोमीटर से दूर से देखती है, शायद फोन भी करने की कोशिश करती है कि मैं आ जाऊं, मैं उसको कहता हूँ ब्लॉक किया हुआ है तुझे। थैंक यू मैम।